नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी पहुंचकर गांधी चौक में पार्टी पदाधिकारियों और स्थानीय नागरिकों के साथ मिठाई बांटकर बीजेपी की विजय का जोरदार जश्न मनाया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मोदी मैजिक खत्म कहने वालों को बिहार चुनाव परिणाम देख लेने चाहिए और अब मोदी का महा मैजिक शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने बीजेपी को जो आशीर्वाद दिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मोदी जी का मैजिक समाप्त हो गया, उसको पता लग गया होगा कि मोदी मैजिक बरकरार है। मोदी जी आज भारत के नहीं विश्व के नंबर 1 नेता हैं और अमित शाह जैसा चाणक्य उनके साथ में है। महागठबंधन ने कई प्रचार किए, वोट चोरी के आरोप लगाए और रैलियों में कई किस्म की अशुद्ध भाषा का प्रयोग जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए था। ये देश की जनता, प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, नेहरू जी से लेकर आज तक, कभी भी सरकार की भाषा का प्रयोग किसी भी नेता ने, किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पर बैठे हुए नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी, इनके और जो चुंगू मुंगू सबने निष्ठा की नीचता पर आए थे, उसका जवाब बिहार की महान जनता ने दिया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक और प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हरीश रावत आज जिन मुद्दों पर बयान दे रहे हैं असल में वही बातें हैं जिन्हें वर्षों तक कांग्रेस के भीतर वो खुद पैदा करते रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अविश्वास का माहौल बनाने, कार्यकर्ताओं को आपस में भिड़ाने और संगठन को रसातल में पहुंचाने का काम सबसे ज्यादा हरीश रावत के दौर में ही हुआ और अब जब कांग्रेस लगातार पतन की ओर जा रही है तो हरीश रावत उन पापों का एहसास होते हुए उन्हें विषयों को सामने ला रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं। आज तक उन्होंने जो विष घोला है कांग्रेस के अंदर, अब वो विष को खुद स्वयं धारण करना चाहते हैं। तो कुल मिला के हरीश रावत जी आजकल एक पश्चाताप के दौर से गुजर रहे हैं। तो जो जो उन्होंने अभी तक किया है जिसके कारण कांग्रेस का ये पतन हुआ है, अब उन सब विषयों को सामने लेकर आ रहे हैं। जैसे उन्होंने ब्राह्मण वाला विषय बोला था, अब वो विष वाला विषय बोल रहे हैं। तो जिस तरह से उन्होंने विषमन आज तक किया है और विष घोला है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर, एक दूसरे से लड़ा के, एक दूसरे के विरोध में ले जाके, और कांग्रेस जिससे आज रसातल में गई है, तो अब धीरे धीरे उनको रियलाइज हो रहा है और इसलिए मैं समझता हूँ कि वो ये बातें कह रहे हैं और अच्छी बात है उनको कहना। जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने एचएनएन से खास बातचीत में कहा कि गणेश गोदियाल के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस 2027 की तैयारियों को और मजबूत कर रही है। उन्होंने बताया कि सभी वरिष्ठ नेता एक मंच पर आकर एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, जबकि बीजेपी रोड शो को लेकर निराधार सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में ना युवा संतुष्ट हैं, ना किसान और ना ही महिलाएं, क्योंकि प्रदेश में ना तो रोजगार मिला, ना आय दुगनी हुई और ना ही कानून व्यवस्था सुधरी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सिडकुल की कई फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और पहाड़ों में स्वास्थ्य शिक्षा की हालत बदतर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान जी उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। थैंक यू सर, किस तरह से देखते हैं, अब तो पार्टी को एक नया नेतृत्व मिल गया है, नए तरीके से जो है कमान जो है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल जी ने संभाल ली है। अब किस तरह से 2027 की तैयारियों को लेकर के पूरी रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, कांग्रेस पहले से ही रणनीति बना रही थी। चुनाव के 2027 की हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन नए कप्तान हमें मिले हैं और क्योंकि व्यवहार में, सज्जनता में, अनुभव में बहुत अग्रणी है वो, और मैं समझता हूँ कि सबको साथ लेकर चलेंगे। जैसा कल उन्होंने पूरा देखा है आपने कि सभी हमारे वरिष्ठ नेता, माननीय प्रीतम सिंह जी हों, हरक सिंह जी हों, काजी निजामुद्दीन जी हों, आर्य जी हों, हरीश रावत जी हों, तिलक राज भेड़ जी हों, सभी मान्य विधायक वगैरह,
और सभी हमारे वरिष्ठ नेता वहाँ सब एक साथ एक मंच पे थे। कल रोड शो किया गया और रोड शो को लेकर के भाजपा बड़े सवाल उठा रही है कि रोड शो भले ही कर लिया जाए, जनता को भले ही कितना ही जो है बुला लिया जाए, लेकिन उसका फर्क आने वाले किसी भी चुनाव में पड़ने वाला नहीं है। बिहार चुनाव के परिणाम की भी उन्होंने बात की कि देखिए वहाँ पर भी बड़ा जनादेश की बात हो रही थी, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, ना तो कोई खर्चा करके जन बुलाए गए, ये सब स्वेच्छा से लोग आए हुए हैं। ये जनता में भारतीय जनता पार्टी के लिए जन आक्रोश है, क्योंकि ये जनता का जो जन आक्रोश है वो सड़कों पे है और 1 साल बचा है। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो कहने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ तो कहेंगे, लेकिन जो ये लगभग 9 साल इस सरकार को हो गए, 9 साल में ना तो इनसे युवा खुश है क्योंकि युवाओं को रोज़गार नहीं दे पाए, ना ही इनसे किसान खुश है क्योंकि किसान की आय 2022 में दुगनी करने का वायदा किया था, तो ना किसान की आय बढ़ा पाए, ना इनसे हमारी मातृशक्ति खुश है क्योंकि उनकी सुरक्षा की गारंटी, माता, तुमने देखा होगा हमारी महिलाएं बहनों के साथ कितने बलात्कार, कितनी हत्याएं हो रही हैं। तो आज की तारीख में एक सगुपा के ऐसा प्लेन बात, पहाड़ बात ये कर दो या धर्म की राजनीति कर लो। इनके पास विकास को बताने के लिए कुछ है ही नहीं। जो सड़कें नारदा तिवारी जी के टाइम में इस क्षेत्र में उत्तराखंड में बनी, उन सड़कों के पैच वर्क भी नहीं लगा पा रही है सरकार। जो फैक्ट्रियाँ उनके टाइम में लगी, उन फैक्ट्रियों को रोकने में नाकाम है भारतीय जनता पार्टी सरकार। जो सिडकुल है रुद्रपुर हमारा, उसमें से 30-35 हमारे उद्योग बंद हो चुके हैं। तो ये कहना कुछ भी, मतलब जो कहीं कुछ भी, लेकिन कोई भी काम इन्होंने धरातल पे नहीं किया। कांग्रेस अपना जो है मुद्दा उठाती है और तरीके से मुद्दे की उठा करके जनता के बीच आती है, लेकिन हर मुद्दे पर भाजपा का एक ही बयान आता है कि मुद्दा विहीन कांग्रेस हो गई है। क्या उतनी मजबूती से कांग्रेस अपने सवालों को नहीं उठा पा रही है कि जनता तक वो पहुंचे और दिखाई पड़े, ताकि ये कहना बंद हो कि मुद्दा विहीन जो है वो कांग्रेस हो चुकी है? नहीं, आप देखिए, जब उत्तराखंड प्रदेश बना तो लोगों की इच्छाएं थी कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी, हमारे बच्चों को चिकित्सा मिलेगी, हमारे बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। यही तो मूल मंत्र होता है। लेकिन आज ये लगाइए कि 9 साल में इन्होंने क्या दिया। अंकिता भंडारी कांड में इनका बीजेपी का नेता का बेटा निकलता है, इनके कहीं मंडल अध्यक्ष महिलाओं के बलात्कार में निकलते हैं, इनमें हरिद्वार में जो एक 16-17 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसमें इनका यूथ का मंडल ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष निकलता है। सब में बीजेपी के ही क्यों निकलते हैं? लेकिन ये बात अपनी बात छिपाने के लिए दूसरी बात कर देते हैं। ये अपनी बात को दबाना चाहते हैं। हमने कहा है कि जो प्रदेश बना था ये विकास के लिए बना था, सुरक्षा के लिए बना था, चिकित्सा के लिए बना था। आज पहाड़ों पे चिकित्सा नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, पलायन के लिए लोग मजबूर हैं। हम ये तो कहते हैं पलायन रोकिए, लेकिन पलायन रोकेंगे कहाँ से? जब तक हम उन्हें सड़क नहीं देंगे, सुरक्षा नहीं देंगे, चिकित्सा नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, तो पलायन कैसे रुकेगा? आज हर वर्ग, मैंने बताया, तो ये कहने को कहते रहे कि मुद्दा भी, हमारे पास ये मुद्दे तो हैं। इनका काम एक ही है कि भाई शराब घर घर पहुंचा दो और एक खनन कर लो। दूसरा काम बताइए, एक शराब की दुकान का लाइसेंस, तो उसके साथ में 2 दुकान खोलने का अधिकार और दे दिया। घर घर दुकान तो खोल रहे हैं और स्कूलों को बंद कर रहे हैं। मैंने अभी सूचना मांगी, 33 स्कूल प्राइमरी सेक्शन के 33 स्कूल बंद कर दिए गए। क्यों भाई? हमारी सरकारों ने स्कूल खोले और तुम बंद कर रहे हो, जबकि शिक्षा अनिवार्य है या शराब अनिवार्य है? बल्कि और मंत्री जी जवाब देते हैं कि शराब दूर पीने जाता था तो एक्सीडेंट होते थे, तो इसको घर में पिला दो। तो ये कौन सी बात हुई भाई? दुर्घटना रोकी है तुम, ये थोड़ी कि उसके लिए उसके घर में शराब ले आके दोगे। सबको शराब ही बनाना चाहते हैं, ये तो बयान है मंत्रियों के। तो मुद्दा भी नहीं, मुद्दा तो हमारे पास बहुत जनता के पास है। बात यह है कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, तो ये धर्म पे आ जाते हैं या पलायन पे आ जाते हैं, और कुछ इनके पास है ही नहीं। ये मुद्दा, मतलब इनकी सरकार दिशाहीन है। मेन बात तो ये, इनकी सरकार की कोई भी रोड मैप नहीं है, कोई इनकी सरकार का दिशा नहीं है, केवल इनका काम है पैसा वसूलना। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, H9 7 देहरादून। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री एवं 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में कांग्रेस की लहर बताई गई, वही लहर अब पार्टी को समाप्ति की ओर ले जा रही है और संगठन लुप्तप्राय स्थिति में पहुंच चुका है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में सत्ता से बाहर होने के लिए खुद को तैयार रखे, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच लगातार विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। इतनी नकारात्मकता के बीच कांग्रेस का टिक पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है।
नहीं, गंगा तो गंगोत्री से बह ही रही है। पूरे देश में उसको लोग एक आस्था के साथ अ, देख ही रहे हैं। अब कांग्रेस की लहर तो बिहार में भी बह रही थी, कांग्रेस की लहर तो महाराष्ट्र में भी बह रही थी। तो यह लहर बहते बहते कांग्रेस समाप्ति की ओर जा रही है और मुझे लगता है अब लुप्त प्राय होने वाली है। इसलिए कांग्रेस के इन दावों में कोई दम नहीं है। नहीं, बिल्कुल तैयार हैं, वो तैयार रहें सत्ता से एक बार फिर बाहर होने के लिए। तैयार रहें उत्तराखंड की विधानसभा में अपने न्यूनतम संख्या के लिए। तैयार रहें वो उत्तराखंड में सबसे कम विधायक भेजने के लिए। क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जिस प्रकार से हरीश रावत जी कह रहे हैं, दूसरी तरफ प्रीतम सिंह अलग कह रहे हैं, यशपाल आर्य कुछ और कह रहे हैं, कांग्रेस पूरी तरह से गुटबाजी की शिकार है। आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। इधर टिहरी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को लेकर विरोध शुरू हो गया, उधर पिथौरागढ़ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को लेकर विरोध शुरू हो गया, उधर उधम सिंह नगर में तिलक राज भेड़ दिल्ली पहुंच गए। कांग्रेस के 5-7 विधायक दिल्ली पहुंचे हुए, उनकी जिला अध्यक्षों से असहमति है। उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस संगठनात्मक बदलाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम को पार्टी का अंदरूनी मामला बताते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। कांग्रेस का ये बदलाव खुद इस बात का संकेत है कि पार्टी अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को नाकाम मान चुकी है। आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने ही नेतृत्व की कार्यकुशलता पर सवाल उठाकर ये साबित कर रही है कि पिछले कार्यालय में संगठन पूरी तरह निष्प्रभावी और निराधार रहा। देखिए, वो उनका अंदरूनी कार्यक्रम है कि उनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण कर रहे हैं और उसमें उनका उनके जो कार्यकर्ता हैं वो स्वागत कर रहे हैं। तो वो उनका अपना आंतरिक कार्यक्रम है और उसको वो अपने तरीके से कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी रोल नहीं। और जहां तक रही बात एक नए उत्साह और नई बातों की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इससे साफ तौर पे खुद ही कांग्रेस मान रही है कि जो उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो किसी भी प्रकार से किसी भी लायक नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से अब उत्तराखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष इसमें जान फूकेंगे। तो ये खुद ही वो साबित कर रहे हैं कि अब तक का जो उत्तराखंड कांग्रेस का कार्यकाल रहा उत्तराखंड में, वो बिल्कुल ही निराधार रहा। किसी भी तरीके का उसमें कार्य नहीं हुआ। जो बातें हुई, उन्होंने एकदम बेमतलब की बातें करी हैं, उसको उन्होंने खुद स्वीकार किया है। तो उसमें उनको खुद ही स्पष्ट राय देनी चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। कंपैरिजन वो अपने ही प्रदेश के अध्यक्षों से कर रहे हो। आपसी उनकी जो बंदर बाट देखने को मिल रही है, उससे साफ तौर पे दिखाई देता है कि कांग्रेस की जमीन धीरे धीरे खिसकती चली आ रही है, जिसके अंदर वो लोग बार बार बड़बोलापन बोल रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने क्षेत्रीय कार्यालयों के ऑनलाइन मेडिकल और समीक्षा बैठक में राजस्व बढ़ाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि नवंबर समाप्ति की स्थिति में विभाग का लगभग 90% राजस्व लक्ष्य पूरा हो चुका है, लेकिन वित्तीय वर्ष के बचे महीनों में इसे 100% तक पहुंचाना प्राथमिकता है। कुछ कार्यालयों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि कुछ को अभी भी सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने सभी आरटीओ को लंबित बकाया यानी एरियर वाहनों पर की गई कार्रवाई, नोटिस, रिकवरी और उनकी प्रगति पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इसमें आज हमारी समीक्षा बैठक है रेवेन्यू की, क्योंकि रेवेन्यू में अभी हम नवंबर स्टार्ट हो चुका है हमारा, 4 महीने बचे हैं हमारे फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के लिए। तो जो हमारा टारगेट है, टारगेट को हम अचीव कर सकें। अभी हमारा 90% एवरेज है जो सारे ऑफिसेज ने अचीव कर लिया है, कुछ ऑफिस ने 100% भी कर लिया है, लेकिन वो मेंटेन रहे मार्च तक। तो उसके लिए हमारी जो एरियर होता है, जो बकाया होता है, आज हमारा फोकस रहेगा कि हम बकाया की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, नोटिस और रिकवरी कितनी जारी की जा रही हैं या उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उस पर फोकस। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ।
बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड की घनसाली विधानसभा से बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा कि देश और उत्तराखंड में विकास की रफ्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और समर्पण की देन है, जिससे जनता भी पूरा संतोष अनुभव कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर व्यक्ति से सीधे जुड़कर उनकी समस्याएं सुनते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता से सीधा संवाद, पारदर्शिता और समयबद्ध समाधान ही बीजेपी की कार्यशैली की पहचान है। अब देखिए, मैंने कहा ना, छोटा स्टेट है, उम्मीदें हर एक की होती हैं। फिर एक बात मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ तो ये माननीय मोदी जी की देन है, डिजिटल इंडिया है। तो भी पता चले कि कोई मुझे फ़ोन कर रहा हो और मैं कहीं मीटिंग में हूँ या मैं किन्हीं कारणों से उनका फ़ोन नहीं उठा सका, तो वो तो स्वतंत्र है, वो अपनी बात को रख सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति से संवाद करते हैं, उसी तरह से हमारा भी प्रयास होता है कि हम फ़ोन चाहे 3 दिन बाद वापस हो, लेकिन हम अपने लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम भी करते हैं। दून अस्पताल की प्राचार्य गीता जैन ने कहा कि इस साल डेंगू का प्रकोप पिछले सालों की तुलना में काफी कम रहा है और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी नियंत्रित स्तर पर बनी रहती है। उन्होंने बताया कि अब तक डेंगू के नाम पर कोई गंभीर स्थिति सामने नहीं आई है। हालांकि अस्पताल पूरी तरीके से सतर्क है। दून अस्पताल हर तरह की मेडिकल तैयारी के साथ तैयार है और किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को तुरंत और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए पूरा स्टाफ व संसाधन मुस्तैदी से रखे गए हैं। डेंगू के लिए भी हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन भगवान की दुआ से इस साल डेंगू का प्रकोप कम रहा और हमारे एडमिशन्स ऑलमोस्ट ना के बराबर ही रहे। कोई आईसीयू वाली के नौबत किसी पेशेंट को नहीं आई। तो लेकिन दून हॉस्पिटल जो है डेंगू के हिसाब से भी पूरी तरह से तैयार है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम लोग उसके लिए सजग हैं। देहरादून के थाना राजपुर क्षेत्र में पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ हुई मारपीट का मामला अब राजनीतिक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस घटना को प्रदेश की चरमराती कानून व्यवस्था का बड़ा उदाहरण बताया और कहा कि राजधानी में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि कानून सबके लिए समान है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, इस बात को हम शुरू से कह रहे हैं। और सबसे खराब बात यह है, चिंताजनक बात यह है कि सत्ताधारी दल के लोग, सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग, उसके दायित्वधारी, उसके पदाधिकारी, उनके विधायक, सांसद, उनके पुत्र इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे राज्य में जो कानून व्यवस्था के जिम्मेदार लोग हैं वो कार्रवाई नहीं कर पाते। अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? चैंपियन साहब कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती, ये बात समझ में आ रही है हमें लंबे समय से। लेकिन उसके साथ साथ उनका बेटा भी जिस प्रकार के गुल खिला रहा है, जिस प्रकार से मारपीट कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, मैं समझता हूँ बहुत अफसोसनाक है। और राज्य की सरकार में इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई हैं। चिंता सबसे बड़ी ये है कि जो रक्षक है वही भक्षक बन रहा है। राजधानी देहरादून से जहां पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव के बेटे का एक बड़ा कारनामा सामने आया है, जहां प्रणव के बेटे दिव्य प्रताप ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशवर्धन के साथ दबंगई दिखाते हुए उसके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी है। कुंवर प्रणव के बेटे के साथ मौजूद गनर ने तिरंगे पर भी लात मार दी। मामले में राजपुर थाना पुलिस ने खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और गनर कांस्टेबल राजेश सिंह पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बुलेरो को मौके से सीज भी कर लिया है। पूरे प्रकरण के बाद गनर को भी निलंबित किया जा चुका है। तहरीर के मुताबिक आर यशवर्धन दिलाराम चौक से साई मंदिर की ओर जा रहे थे। पैसिफिक मॉल के पास पीछे से आ रही कार ने उन्हें ओवरटेक करने का प्रयास किया, लेकिन सड़क संकरी होने से वो साइड नहीं दे पाए। इस बात पर गाड़ी सवार युवक भड़क गए। जैसे ही वो मसूरी डाइवर्जन पहुंचे, एक सफेद लैंड क्रूजर और बुलेरो ने उनके वाहन को टक्कर मारकर रोक लिया। पुलिस अब कार्रवाई में जुटी हुई है। टीमों को संभावित ठिकानों पर भेजा गया है। ये दो दिन पहले राजपुर रोड पर मसूरी डाइवर्जन से ऊपर ओल्ड मसूरी रोड पर एक ही मारपीट का मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कि एक वीडियो भी संज्ञान में आया है।
तो उस पर जो है पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें विधि सम्मत रूप से अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसकी तफ्तीश वगैरह की जा रही है। उसमें जो वादी हैं और जो पीड़ित हैं उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। मौके वारदात पर जो भी हमें मौखिक साक्ष्य मिलेगा या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिलेगा उसके आधार पर जो उसको एकत्रित कर उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, इसमें कुछ ये पता लगा है कि किस बात को लेकर ये विवाद हुआ? जैसे अभी तक प्रथम दृष्टया जो प्रतीत हो रहा है, जैसा कि जो पीड़ितों से बात हुई है उसमें बेसिकली विवाद था ओवरटेकिंग को लेके कि दो गाड़ियां जैसे चल रही थी तो पीछे वाली गाड़ी ने जैसे ओवरटेक करने का प्रयास किया गया होगा, लेकिन वहाँ जगह जैसे कम थी, रोड पे स्पेस भी कम था तो साइड नहीं मिल पाई होगी। इसी कारण जो है एक दूसरे में विवाद हुआ। देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की कोशिश के बीच एक बड़ी चुनौती स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी के रूप में सामने आई है। प्रदेश में कुल 331 पदों में सामान्य और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्तियां तो लगभग पूरी हैं, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों के स्तर पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वर्तमान में उपलब्ध स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वीकृति पदों का केवल करीब 45% ही है। सीएमओ देहरादून डॉक्टर मनोज शर्मा के अनुसार सरकार लगातार नई नियुक्तियां पर काम तो कर रही है। हाल ही में पूल के माध्यम से भर्तियों की गई और 288 नई डॉक्टरों की तैनाती की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। की क्या स्थिति है और खासकर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का क्या कुछ? देखिए, जो हमारे 331 जो पद हैं डॉक्टर के, स्पेशलिस्ट और सामान्य डॉक्टर दोनों को मिला करके, तो उसके सापेक्ष अगर हम सामान्य डॉक्टर की बात करें एज ए होल, मतलब पूरे अगर हम बात करें 331 पदों की, तो वो तो संविदा को मिला करके, यूकोट वीपी को मिला करके और हमारी जो परमानेंट नियुक्ति उसको मिला करके फुल हैं। लेकिन अगर हम इसी में स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, विशेषज्ञ की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से कम है। और जो हमारे पद हैं विशेषज्ञ, उसके सापेक्ष 45% के करीब ही हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो नियुक्त हैं यहाँ पर। तो एक समस्या है कि स्पेशलिस्ट जो है कम अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। पूर्व में भी आपने देखा 3-4 महीने पहले नियुक्ति की गई थी। अभी पुणे जो है 287 डॉक्टर का जो है वो अध्याचन जो है निकलने वाला है। तो लेकिन एक स्पेशलिस्ट उसमें हम लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या यूकोट वीपी के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि हम किस तरीके से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लेकर के आए। तो प्रयास जारी है। देखिए, उम्मीद है कि शीघ्र ही हम लोगों को स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी उपलब्ध हो जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।